मैं हूं आपके साथ सुमन पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में महाराजा यशवंतराव अस्पताल में नवीन अस्पताल भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया है और इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताया। कार्यक्रम में ही कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसीराम सिलावट, राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, सांसद शंकर लालवानी सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आपको बताया कि डॉक्टर मोहन यादव ने ही अपने संबोधन में कहा कि बदलते समय में मध्य प्रदेश में सबसे प्रभावी ढंग से कार्य करने वाला विभाग स्वास्थ्य विभाग है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2014 के ही पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि MCI का प्रभाव जो है अत्यधिक था और इसके साथ ही किसी भी नए मेडिकल कॉलेज को खोलने से पहले कई यहां पर बताया गया है कि मेडिकल कॉलेज और उनके परिसरों का भी वातावरण इसी व्यवस्था से प्रभावित रहा है। हमारे महाराजा यशवंतराव 7 मंजिला हॉस्पिटल पूरे संभाग का, मुझे लगता है कि संभाग का तो क्या जब बना होगा तो प्रदेश का ही होगा 7 मंजिला हॉस्पिटल सेंट्रल इंडिया। जोरदार ताली बजा करके हमारे अपने प्राचीन चिकित्सा आरोग्य केंद्र, जिसकी अपनी एक विशेष पहचान रही है, जहां दूर दूर से लोग कहीं आखिरी स्थिति बनती है हॉस्पिटल में इलाज के लिए, तो सबकी आशा उम्मीद का केंद्र पूरे सेंट्रल इंडिया, चाहे पूरा मध्य प्रदेश हो या आसपास के राज्य हो, सब सीधा एम्बाई भिजवाओ और उम्मीद पाओ कि परमात्मा आपका बाबा महाकाल की कृपा हो जाएगी। ऐसा ये अद्भुत स्थान था, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ कारण से बिल्डिंग की अपनी भी एक उम्र होती है और बीते समय में यहाँ पर चूहों वगैरह की दिक्कतें भी आई थी। ऐसे में अब ये जो लगभग 773 करोड़ की परियोजना है, जोरदार अभिनंदन करो। ये नए दौर का नया समय, इतना बड़ा हॉस्पिटल और इसके कारण से ये जो पूरा जब क्षेत्र एक अलग प्रकार से बनेगा, जिसके कारण से हम अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वैसे तो बोलने के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें थी क्योंकि आज थोड़ा समय भी कम पड़ रहा है, लेकिन बदलते दौर में हमारे राज्य के अंदर सबसे ज्यादा जिस विभाग में काम हो रहे हैं, मुझे खुशी है, वो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है। जोरदार अभिनंदन इस कारण से हमने भी प्रायोरिटी देते हुए, वैसे तो कोविड के काल में पूरे प्रदेश और देश में जिस प्रकार का माहौल था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके कारण से हमारे सभी चिकित्सा संस्थानों की एक तरह से कायाकल्प वाली स्थिति बनी और बहुत सारे प्रकार के नवाचार भी हो गए। सब प्रकार से देश को और मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से मोदी जी ने विजन दिया, आयुष विभाग के माध्यम से हमारी जितनी चिकित्सा पद्धतियां सबका तारतम्य आपस में मिलाते हुए जनता के जन कल्याण को लेकर के जो सर्वोच्च प्राथमिकता है, दुनिया अब हमारी तरफ देख रही है। आज बदलते दौर में हमारे सबके सामने याद करें 2014 का समय, जब MCI का इतना आतंक था कि नया कोई मेडिकल कॉलेज खुले कैसे, सबसे पहले तो उनसे निपटना पड़ता था। लेकिन ऐसे समय में जब 70-72 साल तक एक ही आतंक के कारण से मेडिकल कॉलेजों के और वहां के सारे कैंपस पर इस प्रकार का वातावरण था, मुझे खुशी है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और शिक्षा मंत्री, चिकित्सा मंत्री, आज भी हेल्थ मिनिस्टर माननीय दोनों ने मिलकर के NMC की स्थापना की। जोरदार अभिनंदन। जो पात्र है उसको एडमिशन मिलना चाहिए, सभी प्रकार की सुव्यवस्था होना चाहिए। इसके कारण से मेडिकल कॉलेजों की संख्या जबरदस्त बढ़ी और केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, मेडिकल कॉलेज के साथ पैरामेडिकल, नर्सिंग, सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के संस्थानों के लिए। और हमारा अपना राज्य तो और भाग्यशाली है, हमने भी हमारी सरकार बनने के बाद 2 विभागों को एक किया। पहले हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट अलग, हेल्थ एजुकेशन अलग, 2 अलग अलग प्रकार से 2 मंत्री काम करते थे। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता, केवल हमारे अपने देश के कुछ राज्यों में ये होता था। लेकिन हमने बदलाव किया कि हमारे मेडिकल कॉलेज इतने सक्षम बन जाए, वो अपने सारे काम को कर सकते हैं और इसीलिए और नए प्रयोग करते हैं। आज तो हम अपने देश के अंदर इसमें भी अग्रणी भूमिका में आ गए कि हमारे हॉस्पिटलों के आधार पर भी PPP मॉडल पर हम मेडिकल कॉलेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
मुझे खुशी है 13 मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पर, जिसमें 4 को इसी महीने भूमि पूजन हो रहा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री 23 तारीख को बैतूल में शुरुआत कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने केवल मेडिकल क्षेत्र के अंदर ही। अब मेडिकल टूरिज्म भी हो रहा है, वेलनेस सेंटर भी हो रहा है। यहाँ भी जिस हॉस्पिटल की बात आ रही है, यहाँ पर मुझे बताया गया कि लगभग कितने लाख लोग साल में लाभ लेते हैं, 25 लाख लोग इस एमवाई हॉस्पिटल से लाभान्वित होते हैं। ये छोटा आंकड़ा नहीं, ये आपके विश्वास का प्रतिमान है, जिसके कारण से लोग उम्मीद में आते हैं। और यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट में जो लगभग 10 लाख रुपए लगता है, और यहाँ निःशुल्क इलाज होता है। जोरदार अभिनंदन हमारे ये सेवा के संकल्प के। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसकी बाजार में 30 से 40 लाख रुपए लगते हैं, आज वो निःशुल्क किया जाता है। वो 150 से ज्यादा ऑपरेशन यहाँ हो चुके हैं। जोरदार अभिनंदन। ये कितने बड़े बड़े काम हैं। और एक नहीं, बहुत सारे प्रकार से लकवा की बीमारी से लगाकर इंटरवेस्कुलर रेडियोलॉजी, ऐसे कई प्रकार के लीवर और हार्ट ट्रांसप्लांट, कैंसर की नई बिल्डिंग, हर क्षेत्र में हमारी सरकार लगातार ठोस काम कर रही है। और इसी कारण से आज पूरे देश में हमारी सरकार की गति, काम करने की गति। ऐसे में मुझे ध्यान में आया कि जब बहुत हल्ला मचाया था हमारे विरोधियों ने, और हमको भी लगा था कि अब ये बिल्डिंग पुरानी हो गई। जब पुरानी बिल्डिंग होती तो कई कष्ट बढ़ जाते। ऐसे में नए समय के नए दौर के लिए इंदौर पूरे प्रदेश का नहीं, देश का आदर्श स्थान है। ऐसे में एमवाई का इतना गौरवशाली अतीत, जो 1952 से अपनी एक अलग पहचान बनाता है, तो आज ये नई बिल्डिंग की शुरुआत करने के लिए, भूमि पूजन करने के लिए जब मैं उपस्थित हुआ हूं, तो मैं यहाँ की सारी इकाइयों को और बाकी विभाग के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मत करना। सब प्रकार के कामों के आधार पर बेहतर से बेहतर और कम समय सीमा में निश्चित रूप से लाभान्वित करने वाला भवन बनेगा, जिसके माध्यम से कई सारे लोगों की हम सेवा कर सकेंगे। अपनी ओर से आज के भूमि पूजन के कार्यक्रम में पुनः महाराजा यशवंतराव नए अस्पताल के भूमि पूजन की मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। और आभार धन के लिए निवेदक सुमित मिश्रा जी, अगर आप आभार करना चाह रहे हैं तो प्लीज। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और इस बैठक के बाद ही प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। साथ ही इस बैठक को नए साल में बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत माना जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर उन्हें हार्दिक बधाई देते हुए उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और जनसेवा के पथ पर ही निरंतर आगे बढ़ने की कामना की है। उन्होंने बाबा खाटू श्याम जी की कृपा से राजस्थान के विकास, सुशासन और जन कल्याण की नई ऊंचाइयों को छूने की मंगल कामनाएं भी व्यक्त की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के विकास कार्य को गति देने के उद्देश्य से कई विभागों की समीक्षा बैठकें की और इन बैठकों में ही चल रही योजनाओं के प्रगति, बजट उपयोग और समयबद्ध क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ही जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने और विकास योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने के भी निर्देश दिए। तो जनहित कार्यों में तेजी के निर्देश दिए गए हैं। तो जनहित कार्यों की ये जो तेजी है उसको लेकर निर्देश दिए हैं। इंदौर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बैठक में सीएम ने खास निर्देश दिए। सिंगरौली नगर निगम के वार्ड संख्या 34 में होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपने अपने उम्मीदवारों के चयन को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। नामांकन प्रक्रिया 12 दिसंबर से शुरू हुई है, जो 19 दिसंबर तक ही चलेगी। आपको बता दें कि हालांकि बीते दिन ही
किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है, जिससे कि राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई है। माना यह भी जा रहा है कि दोनों प्रमुख दल आखिरी समय में उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं। तो सिंगरौली से आपको खबर बता रहे हैं, आखिरी वक्त में नाम तय होगा, ऐसी भी बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें तो सिंगरौली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर वार्ड 34 में उपचुनाव की तैयारी जो है वो खास देखने को मिल रही है। बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवार की तलाश जारी। इंदौर शहर के ही सुव्यवस्थित विकास और नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इंदौर मेट्रो परियोजना को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने मेट्रो के कुछ हिस्सों को भूमिगत करने और इसके साथ ही एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण का भी फैसला किया है। सरकारी सूत्रों की माने तो इस निर्णय से ही शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ साथ शहरी सौहार्द और इसके साथ ही सौंदर्य पर्यावरण संतुलन को भी ध्यान में रखा जाएगा। मेट्रो परियोजना के माध्यम से आम जनता को तेज, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। भूमिगत करने का सुझाव आया, हमने सबने निर्णय किया कि जो सबको सुविधाजनक रहे, ज्यादा प्रभावी हो और इंदौर के विकास के लिए उसका प्रॉपर उपयोग हो जाए। तो इसको इस तरह से हमने सबने मिलकर के निर्णय किया है। जो 800-900 करोड़ रुपया लगेगा राज्य सरकार मिलाएगी और उस योजना के लिए निर्णय किया गया। ये बड़ा निर्णय है मेट्रो रेल परियोजना के लिए। ये अभी तक की हमारी और समय सीमा के अंदर इसको करने का प्रयास करेंगे। अब तुरंत प्रारंभ कराने के बाद एक हमारा अपना मेट्रो परियोजना के अलावा एलिवेटेड कॉरिडोर का भी एक बड़ा प्लान है, जिसके आधार पर बीआरटीएस के हटने के बाद जो ट्रैफिक का सर्वे दोबारा करा के और थोड़ा वैज्ञानिक परीक्षण करने के साथ कई सारे अलग अलग मार्ग भी है, ट्रैफिक भी है, मेट्रो है, एलिवेटेड रोड के माध्यम से भी आज के समय में इसका रोटरीज भी है। तो ये एक समेकित ट्रैफिक प्लान बना करके इस ब्रिज को एलिवेटेड को तो चालू करना ही है, लेकिन इसकी जनता को कैसे ज्यादा लाभ मिल जाए, हमारे मार्ग में कहीं अगर उसको रोटरी बनाकर उतार सकते हैं तो उस तरह से भी, और यातायात की सुगमता की दृष्टि से, इसका दूरगामी दृष्टि से इसको अगर लंबाई बढ़ाना हो तो बढ़ाएं भी सही, ताकि ये इसकी प्रॉपर उपयोगिता अच्छे से कैसे नीचे यथार्थ रूप में आए। तो हमने सबने मिलकर एलिवेटेड कॉरिडोर पर कार्य करने का निर्णय किया है। इसमें जंक्शन, आर्म स्थल, ऐसे कई विषयों को लेकर के एक छोटी बैठक और 2-4 दिन में करके जनप्रतिनिधियों के सुझाव के साथ वैज्ञानिक परीक्षण करते हुए इस काम को तुरंत करने का निर्णय भी किया है। मुझे लगता है कि ये हमारी यातायात से जूझते हुए शहर के दृष्टि से आने वाले 25-50 साल तक इस कठिनाई को कैसे हम हल कर लें, एक बड़ी परियोजना है। जिस बड़ी परियोजना पे आगे चलने के लिए हमने निर्णय किया, ये एलिवेटेड हो, मेट्रो हो, ये सब मिलाकर के यातायात से जुड़े हुए विषय है। और आने वाले समय में मेट्रोपॉलिटन सिटी भविष्य में तो वैसे अभी करीब करीब इंदौर, उज्जैन, देवास एक जैसे ही हो गए, धार, पीथमपुर भी, लेकिन भविष्य में भी और पूरे सभी मार्गों के साथ जो प्लान है उस प्लान पे हम काम भी कर रहे हैं, मास्टर प्लान पे भी, और लेकिन इसके साथ झोनल प्लान, क्योंकि मास्टर प्लान की जो लिमिट है उसके नीचे झोनल प्लान नगर निगम के माध्यम से भी बनाए जा सकते हैं। तो झोनल प्लान के आधार पर यातायात के लोड को देखते हुए जनता की सुविधा और सुगमता पूर्वक मार्ग बने, इस दिशा में भी निर्देश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के ही 2 वर्ष पूरे होने पर राज्य सरकार के कामकाज की समीक्षा की गई है। इस अवसर पर ही मंत्री दिलीप जायसवाल ने ही मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व की सराहना करते हुए सरकार की उपलब्धियों को ऐतिहासिक बताया। और मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है और उनके 2 वर्ष के कार्यकाल के बाद ही सरकार के प्रदर्शन की विस्तार से समीक्षा की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार
सरकार जिस तेजी से ही सभी क्षेत्रों में कार्य कर रही है वो अभूतपूर्व है और साथ ही मंत्री ने विश्वास जताया है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और जनता को सरकारी योजनाओं का और अधिक लाभ मिलेगा। डॉक्टर मोहन यादव जी के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आज सरकार की उपलब्धियों पर विस्तार से आप लोगों के साथ चर्चा किया हमने, और मैं कह सकता हूं कि जिस तेज गति से हर क्षेत्र में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार काम की यह अभूतपूर्व है। चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, सिंचाई के क्षेत्र में हो, पेयजल की व्यवस्था में हो, चाहे उद्योग को लाने का क्षेत्र, नए उद्योग खोलने के क्षेत्र में हो, इन सभी क्षेत्रों में जितना तेज गति से 2 साल के अंदर काम हुआ है वो अभूतपूर्व है। आप चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे कि मैंने बताया आपको अभी कुछ देर पहले ही, कि 2014 में हमारे पास कुल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 14 थे, लेकिन आज 19 हैं। सोचिए आप कि 2003 के पहले जो सरकार थी पूरे 50-55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज किए थे उन लोगों ने, लेकिन 2 साल में हमने 5 मेडिकल कॉलेज खोल दिए, 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी खोल दिए, और आने वाले 3 साल में पूरे जिले में हम 50 मेडिकल कॉलेज संचालित करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई है। शहर के ही हृदय स्थल बाजार में बीच बाजार पुलिस की मौजूदगी के बावजूद चोरों ने बेखौफ होकर 2 दुकानों में सेंधमारी कर दी। हैरानी की बात यह है कि बदमाश पुलिस से बातचीत करते रहे और उनके सामने ही दुकानों के ताले काटकर सामान निकालते रहे। जानकारी के अनुसार इरफान अहमद की ही डिस्पोजल और साड़ी दुकानों पर 15 से 20 की संख्या बदमाशों ने धावा बोल दिया और बदमाशों ने ही दुकान का सामने खड़ी, बता दें आपको कि मौके से फरार हो गए और पीड़ित व्यापारियों ने इस घटना को साधारण चोरी नहीं बल्कि हथियार बंद डकैती बताया है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसमें कि बदमाशों के चेहरे साफ नजर भी आ रहे हैं। तो खंडवा से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर सीसीटीवी पे पूरी वारदात कैद हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बदमाशों ने जो वारदात को अंजाम दिया है। 2 दुकानों में ये बड़ी सेंधमारी की है उन्होंने। इसके साथ ही जो पूरी घटना थी सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। आपको बताते चले कि बदमाशों ने खुलेआम ये लूट जो है वो की है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अगली खबर बुरहानपुर से है जहां पर साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर ठगों ने एक ट्रैफिक कांस्टेबल से ही उसके 3 साल के बेटे को दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी दी और 1.70 लाख रुपए की मांग की गई है। लेकिन कांस्टेबल की ही सूझबूझ से ठगी नाकाम रही और लोगों को सतर्क रहने का भी संदेश दिया गया है। साइबर ठगी का मामला सामने आया जहां पर झूठे केस में फंसाने की ये धमकी दी गई है। लोगों को सतर्क रहने की लगातार सलाह भी दी जा रही है। बुरहानपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर लोगों को सतर्क रहने की लगातार सलाह दी जा रही है। आपको बता दो कि झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद साइबर ठगी का ये मामला सामने आया था। अब इसमें बताया जा रहा है कि झूठे केस में बेटे को फंसाने की धमकी दी जा रही थी, जिसके बाद अब लोगों को साइबर ठगों से लगातार सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में ही
तड़के ही ब्रह्म मुहूर्त में परंपरागत भस्म आरती विधि विधान के साथ संपन्न हुई। आरती के दौरान ही भगवान महाकाल का दिव्य श्रृंगार किया गया और मंत्रोच्चार से ही पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया है। मंदिर प्रशासन के अनुसार ही बताया जा रहा है भस्म आरती को लेकर विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हुई थी। तो उज्जैन से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर महाकाल मंदिर में भस्म आरती की गई। ब्रह्म मुहूर्त में ही महाकाल का श्रृंगार किया गया। भक्तिमय महाकालेश्वर धाम देखने को मिला। भस्म आरती में ही श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है वो भी देखने को मिला। महाकाल दर्शन की विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हुई थी और श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार ही महाकाल मंदिर में पहुंचे हुए थे, जहां पर उनके दर्शन के लिए उनकी आरती में शामिल हुए और जिसके बाद उन्होंने दर्शन करे और जो व्यवस्थाएं थी वो भी खास दुरुस्त नजर आई। सिंगरौली जिले में कोहरे की मोटी परत छा गई है, जिससे कि दृश्यता जो है वो काफी कमी देखने को मिल रही है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों और वाहन चालकों से सावधानी बरतने की भी अपील की है और सुबह के समय विशेष रूप से दृश्यता बेहद ही कम होने के कारण सड़क यातायात प्रभावित हुआ और मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों में ही जिले में कोहरा और ठंड बढ़ने की संभावना है। लोगों को आवश्यक कार्यों के अलावा ही यात्रा पर संयम बरतने की भी सलाह दी गई है। वहीं पर ग्रामीण इलाकों में किसानों और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए यह मौसम चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। प्रशासन ने हेलमेट और रोशनी वाले वाहन उपयोग करने की सलाह दे रहे हैं। तो सिंगरौली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कोहरे की मोटी चादर की जो परत है वो साफ तौर पर देखने को मिली। मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है, लोगों को यात्रा में सावधानी बरतने की, लगातार सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड बढ़ी हुई है, जिसके चलते बच्चों और बुजुर्गों को लगातार सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। तो आपको बता दें कि सुबह से ही कोहरे का जो सितम है वो साफ तौर पर देखने को मिला, जिसके चलते विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा कम नजर आई, यातायात प्रभावित भी नजर आया। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।